नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके क्लासेस पर। और आज हम आप लोग के लिए 73वीं बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम का जो होता है उसके लिए हम सेट 1 लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, है ना। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके कंटिन्यू यदि आप इसको करते हैं तो आप अपने बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें पीटी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला करके उसको क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सवाल है वह कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि 2881। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे 16, 24, 40, 64 और 72 इन सभी का यानी कि एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम निकालने के बाद उसमें +1 कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि क्लोरोफ्लोरो यानी कि जो है, थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले सीएफसी के निर्गमन को कम करेगा। तो इस तरीके से 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं। कहता है कि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो इसका होता है 2 यानी कि 2, ठीक है। याद रखेंगे 2 क्या होता है? 2। तो नींबू का जो रस का पीएच मान होता है वह 2.2 होता है और जठर रस का जो होता है वह 1.2 होता है। चलिए, तीसरा कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका जो होता है वह 10 होता है। और चौथा जो कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो होता है वह यानी कि 14 होता है। तो इस तरीके से हमारा अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यानी कि आपका 4th नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको इकाई का मान यानी कि 1 के वैल्यू निकालना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। दूसरा कहता है कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, तो ये भी सही है। और तीसरा कहता है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, न ही निम्न होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि सिर्फ 1 एवं 2, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है ना। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह में है। 7वां प्रश्न को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार समान रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है ना। तो इसका जो है यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा और ये कहता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? तो ये खारवेल से संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 10वां प्रश्न होगा। तो ये देखिए
क्या कहता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाल बख्श कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक दिनों तक रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 12वां प्रश्न होगा। ये कहता है कि इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो ये थे इल्तुतमिश, है ना। कौन थे? इल्तुतमिश ने घोषित किया था। इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो ये इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सुल्तान बनने के पूर्व यानी पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तो ये जो थे बदायूं के सूबेदार थे। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा है। तो ये है, आप देख सकते हैं, यानी कि 24 वर्ष का अंतर रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 15वां प्रश्न होगा। कहता है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो की गई थी जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना तो जगजीवन राम मतलब की तरफ से की गई थी। ठीक है, या इनके द्वारा की गई थी। 16वां प्रश्न जो है कि शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1977 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यानी कि हमारा जो प्रश्न होगा 17 नंबर कहता है कि गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी, है ना। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो ये जो है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, है ना, खिलाफत दिवस मनाया गया था। 19 नंबर प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। तो यानी कि नवंबर 1928 ईस्वी में, नवंबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये जो किए थे ज्योतिबा फूले ने किए थे। 20 का ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न हमें कहता है कि उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना और कैनेरी। ठीक है। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हम लोग का 22वां प्रश्न होगा। 22वां प्रश्न हमारा कहता है तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था। तो ये जो थे सिकंदर थे। तैमूर लंग की आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था। तो सिकंदर थे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था, है ना। तो ये था उपयुक्त में से कोई में नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कहता है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है। तो कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। अगला है सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था, सिंधु नदी जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो कि 26 नंबर है और ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो ये है यानी कि 5+3+3+4, है ना, 5+3+3+4। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था, है ना। तो इसका आंसर है पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किसने बसाया था। तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 28 नंबर प्रश्न होगा। ये कहता है कि 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी। तो ये जो था यानी कि बिहार में ही था।
ठीक है, 28 नंबर का जो आंसर है बिहार में। और नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है चीन और कंबोडिया के बीच यानी कि प्रारंभ किया गया था। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का जो युद्ध है वह किस माह में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको अक्टूबर के महीने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि 31वां प्रश्न होगा। कहता है कि मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था धर्मस्नीज, है ना। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्मस्नीज। 32 नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है? तो ये जो है आपको 23 अगस्त को, ठीक है ना, किस तारीख को? 23 अगस्त को, है ना, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है। चलिए 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राजकुमार शुक्ल ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत का नया गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को नियुक्त किया गया, इनका संबंध किस देश से है ना? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा 35वां प्रश्न है। क्या कहता है कि 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? 97, है ना। तो ये जो है सहकारी समिति से है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से वो संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 36 नंबर प्रश्न होगा, और उसको देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि एक कार किसी निश्चित दूरी की 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है, तो ज्ञात करें कि कुल दूरी तय करने के दौरान कार की औसत चाल क्या रही है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, यानी इससे यानी कि टोटल दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। 10 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। यहाँ यानी 76 18 यानी कि 180 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 20 तिहाई यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से टोटल दूरी को जोड़ देंगे और चाल को जोड़ करके उससे भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि 37 नंबर प्रश्न है। क्या कहता है? 3 घंटियां हैं, क्रमशः 9, 12 एवं 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी तीनों घंटियां 8 घंटे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती है, तो उसके बाद अगली बार कब एक साथ बजेगी? ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पर 9, 12 और 15, है ना, का क्या करेंगे हम लोग? LCM। क्या करेंगे? LCM, ठीक है। तो जब LCM जब निकालते हैं तो यह जो है करीब 180 मिनट आ जाएगा, और इसे जब हम लोग 60 से भाग देंगे यानी घंटा में जब बदलेंगे तो करीब 3 घंटे हो जाएंगे, है ना। 3 घंटे यानी 3 आवर हो जाएंगे, और इसी 3 को हम लोग क्या करेंगे? 8 में जब जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 11 बजे हो जाएगा, यानी कि 11 बजे पूर्वाह्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि विकास हार्मोन, ये आप देख सकते हैं हमारा जो प्रश्न है कि विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2019 में नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। 40 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ जो है ये वर्ष 2026 में, ठीक है। भारत के अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी किन्हें बनाया गया है? तो ये जो है दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। 42 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा को। कौन है? तो नीरज चोपड़ा को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि नील नदी से संबंधित तथ्यों की पहचान करें, ठीक है ना।
तो नील नदी से संबंधित तथ्य कौन कौन है जो कि सही हो सकता है? तो कहता है कि यह 2 नदियों से मिलकर बना है, ये भी सही है। आगे कहता है कि यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है, तो ये भी सही है। और कहता है इसका मुहाना लाल सागर में है, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसका मुहाना कहता भूमध्य सागर में है, तो ये सही है। यानी कि सिर्फ 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में यानी कि 8,571.50 हो जाती है, और वही राशि 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6.2/3 वर्षों में ₹1 हो जाती है। तो एक समान क्या है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यानी कि 10,540 रुपया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 45वां प्रश्न होगा। तो ये कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 42 में कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 42। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 46वां प्रश्न होगा। और क्या कहता है? 46वां प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? ठीक है, तो ये करवाते हैं राष्ट्रपति। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। चलिए 47 नंबर प्रश्न को आइए जरा हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये देखिए कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 48वां प्रश्न है और ये कहता है कि नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है कि सभी वर्गों के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 49 नंबर प्रश्न है। कहता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो है यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 50 नंबर प्रश्न होगा यानी कि 50वां प्रश्न होगा। कैस्पियन सागर झील के साथ किस देश का तट बनता है? यानी कि कौन कौन सा देश यानी कि इसमें इसको कैस्पियन सागर को टच करता है? तो ये है उपयुक्त सभी हम लोग देखेंगे। ईरान भी है, अजरबैजान भी है और रूस भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न हमें कहता है कि निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो ये है, आपको नीचे देखिएगा मलेशिया के आसपास, तो वहाँ मलक्का जल संधि लिखा हुआ वर्ल्ड मैप में दिख जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे तो इसका आंसर 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न जो हमारा कहता है वो देखिए क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, तो ये सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कहता है कि पटना है, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, तो ये भी सही है। इस तरीके से यानी सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आइए 53 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है? कहता है कि बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया है ना? तो ये 1972 में आया है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न हमको कहता है कि सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान झारखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो ये आपको बक्सर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बक्सर जिला में। अगला प्रश्न है, कहता है कि बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है ना, तो ये जो है सागरीय जल निर्मित स्थलाकृति का यानी कि ये जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बरखान किसका उदाहरण है? तो सागरीय जल निर्मित स्थलाकृति का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का 56 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है। ठीक है, तो यह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। कॉस्मोस किसकी रचना है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अम्बरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बरा। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि चंद्रशेखर सीमा किस क्षेत्र का शब्द है ना? तो ये है तारा के जीवन काल के अध्ययन का, है ना। तारा के जीवन के अध्ययन काल को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चलिए 59 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्या कहता है? ये कहता है कि 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो ये जो है आपको वसुमित्र की रचना है। वसुमित्र की रचना है 18 संप्रदाय, है ना। 60 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि ये क्या कुछ कहता है। तो कहता है दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमेलित करें। तो न्याय के कौन है? तो ये न्याय के तो आप जानते हैं कि गौतम है। सांख्य के कौन है? तो कपिल है। योग के कौन है? तो योग के आपको जो है पतंजलि है। और वैशेषिक के कनाद है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता है वह सी हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 61 नंबर प्रश्न होगा। और कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है ना। तो कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी इसके साथ साथ प्राप्त होगा। इसीलिए 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और कहता है कि जून 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी हो गई थी, है ना। तो ये 91 उस समय हो गया था और अभी 100 लगभग पूर गया है। चलिए 64 में हम लोग चलेंगे कि इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है ना। तो ये है कहता है 10 से कबीर मरुस्थल भी है, 10 से लूट मरुस्थल भी है, रूब अल खाली मरुस्थल यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो ये आपको राजस्थान से हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हमारा 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाह्न पठानकोट से चलकर 2 बजे अपराह्न दिल्ली पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे दोपहर मध्याह्न दिल्ली से चलकर 4 बजे अपराह्न पठानकोट पहुंचती है। तो ज्ञात करें कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12:48 पर वो दोनों को एक दूसरे को पार करेगी। चलिए 67 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों ने 9th-10th में इसको जरूर पढ़ा होगा। कहता है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.461 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 9.461 × 10⁻15 मीटर। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है ना। तो इसको कहते हैं परासरण सघनता के विभिन्नता के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है कि चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था, है ना। तो ये जो थे इल्तुतमिश थे, आप जरूर हिस्ट्री में पढ़े होंगे। इल्तुतमिश जो थे उस समय चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न है जो कि 70 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था, है ना। तो वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था? तो वह भी इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है ना। तो ये जो फैलता है संदूषित लार से फैलता है। किससे फैलता है? संदूषित लार से। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? बहुत इजी प्रश्न है। शरीर के भार के 60% से
अधिक होता है ना, 60 से, यानी कि करीब वही 80-85% है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 73वां प्रश्न है। क्या कहता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है हर साल, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 74वां प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप करने से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? है ना, तो ये जो था स्वतंत्र पार्टी का विचार था। किसका था? स्वतंत्र पार्टी का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, है ना, तो कहता है कि 100 से 500 तक में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हैं? 100 के ऊपर से अगर हम 500 तक लिखते जाएं और उसमें हम 9 से विभाजित करके देखें तो पता चलेगा कि 44 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 9 से विभाजित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 76 नंबर प्रश्न है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ 97 के बाद 83, 83 के बाद 73, 73 के बाद 64, 64 के बाद 59। तो ये क्या है? ये सभी जो है अभाज्य संख्या को लिखा गया घटते क्रम में, ठीक है ना। तो जब हम 59 के बाद जब लिखेंगे तो यहाँ पर कौन सी अभाज्य संख्या आएगा? तो ये हो जाएगा 53, और 53 के बैक में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 47, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 77 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 77 में कहता है कि कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसका जो आप देख सकते हैं एलिटेम जो है, यानी इसका 2000, ये सही है, बाद बाकी इसमें सब गलत है। 78 नंबर प्रश्न पर हम लोग अगर चलते हैं तो देखते हैं क्या कहता है। देखिए 78 नंबर प्रश्न हमें कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, कहता है कि भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के दशक में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 1098.8 किलोमीटर की हो गई है ना। तो यह जो है सही है। दूसरा कहता है इसे पश्चिम बंगाल का 35% कहता है कि उल्लेखनीय वृद्धि 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है। तो ये भी सही है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इसके अनुसार भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है, तो ना ये गलत है। और अगला प्रश्न है कहता है कि इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बन गया है, तो ये आपका सही है, यानी कि सिर्फ 1, 2 और 4 है ना, यही सही है। तो इसीलिए जब हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि नीचे दिए गए नेताओं के नाम और दलों को सुमेलित करना है ना। तो कहता है S.A. डांगे। तो S.A. डांगे जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। श्यामा प्रसाद यानी कि मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये किससे हैं? तो भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए हैं, है ना। मीनू मसानी, इनका नाम आप अक्सर कई सेट में सुने होंगे। तो मीनू मसानी जो है ये आपको स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक है अशोक मेहता। तो अशोक मेहता जो है ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 80 नंबर है। और ये क्या कहता है कि सही तथ्य में से चुनना है। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को, है ना, भारत ने मान्यता दिया था, तो ये सही है। दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी, ये भी सही है। और तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि 81वां प्रश्न कहता है कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया था, है ना। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में किए थे, ठीक है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, प्रतिभा सेतु पोर्टल। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है, तो ये अमरनाथ यात्रा के लिए, ठीक है। आइए 84वां प्रश्न है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसका पौधा लगाया है, तो ये सिंदूर का। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक कौन सा है ना, तो इसका एकलक जो है वो एथिलीन ही है। अगला प्रश्न 86 नंबर, निमोनिया रोग किसका उदाहरण है, तो निमोनिया रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सतासी नंबर प्रश्न कहता है कि पाइरोलूसाइट किसका अयस्क है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको मैग्नीज का ही अयस्क है, इसीलिए मैग्नीज ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 88 नंबर प्रश्न है कि समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये जो किया गया कन्याकुमारी पर, ठीक है। किस स्थान पर, तो कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, तो यह 4 खिलाड़ियों को। चलिए अगला प्रश्न हमारा 90 नंबर है, कहता है कि महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है ना। तो ये आपको महाबोधि महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन बनी है, नगोनी ओकोंजी-इवेला, है ना। हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। (93) नंबर प्रश्न जो हमारा कहता है कि ढलवा लोहा, इस्पात एवं पिटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ना। तो ये ढलवा लोहा में ही कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस के संबंध में क्या सही है ना। तो ये कहता है कि 1 और 2 दोनों, यानी कि देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, तो ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 96 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन पर विचार करना है। कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 नवंबर को किस किस राज्य की स्थापना हुई थी उसको जरा हम लोग देखेंगे, है ना। तो इनमें से मध्य प्रदेश का भी हुआ, छत्तीसगढ़ का भी हुआ, हरियाणा का भी हुआ, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, कर्नाटक का, केरल का, लगभग इनमें से सभी देश जो है ना, की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 97 नंबर प्रश्न होगा। कहता है किसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है MgOH के होल ट्वाइस को कहा जाता है, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। अगला कहता है कि जाफराबादी किस पालतू पशु का नस्ल है, तो ये जो है जाफराबादी भैंस होता है ना। जाफराबादी क्या होता है, भैंस होता है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी, तो 1968 ईस्वी में लाई गई थी। बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है,
है ना, तो वो कटिहार में है। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है, तो वो जो है कटिहार में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा एक 101 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने इनमें से कौन कौन है ना, तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा, ये दोनों हैं, अर्थात उपयुक्त में से दोनों। ठीक है। और कौन नदी म्यांमार में बहती है, तो आप देखेंगे इरावदी नदी भी बहती है, सालवील नदी भी बहती है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि सी, उपयुक्त दोनों। चलिए 103 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है कि कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है ना, तो ये जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। विजयवाड़ा तो ऑलरेडी है ना, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक है। चलिए कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है, कौन सा संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है, तो ये जो है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्योंकि वैसे भी यूपी में गन्ना अत्यधिक उपज होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 105 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है। कहता है कि पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था। ठीक है, तो ये कश्मीर के क्षेत्र में था कारकोट वंश का शासन। 6 नंबर कहता है भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, है ना, तो इसका जो था 12वीं जो था अंतिम था। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है ना, तो ये उपयुक्त दोनों स्थान पर है, हरियाणा में भी है और तंजावुर तमिलनाडु में भी है, कोंडली हरियाणा में भी है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 108 नंबर प्रश्न होगा और कहता है आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रमुख उद्देश्यों को विशेषता को सुमेलित करना है ना। तो ये देख सकते हैं पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका काम था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले खाने पीने की परेशानी थी, तो इसीलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। और दूसरा जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, है ना, तो इसमें कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कहता कि समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात अगर कर रहा है तो समझिए कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, है ना, तो ये 2000 ईस्वी से शुरू की गई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था, है ना, तो ये जो शुरू किया गया था 2016 से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, है ना, 2016 से। 112 नंबर जो हमारा प्रश्न कहता है, ये क्या कहता है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी, यानी 6, 3 और उसका 27, 6, 3, 27, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 113वां प्रश्न होगा। तो कहता है कि पोटेशियम आयन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ये जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 114 नंबर प्रश्न, जुलाई 1946
ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथों में सौंपा? तो ये जो सौंप दिए थे जवाहरलाल नेहरू के हाथों में, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 115 नंबर पर कहता है कि कौन सी रचना मौलिक अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो ये इंडिया विंस फ्रीडम भी है और तर्जुमानुल कुरान भी है, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब उपयुक्त दोनों हैं और ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 116 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है? ठीक है, तो इसमें त्रिसहसंयोजक बंधन होता है, ट्रिपल कोवैलेंस बॉन्ड होता है। 117 नंबर में कहता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो ये सातवाहन के थे, हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 118 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 120 नंबर प्रश्न होगा और क्या कहता है कि कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं, आमतौर पर 50 से 100 साल बाद वे बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। तो वो जो है कौन सा पौधा है? इसका नाम है बेम्बूसा वुल्गोरिस। बेम्बूसा वुल्गोरिस है वो पौधा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों के वितरण में देश में किस स्थान पर आता है? मतलब बिहार कितने रैंक पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य उल्लेख किया गया था, है ना? तो ये कहता है यहाँ पर देखिए, संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख यानी कि किया गया था? तो देखिए, एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है मूल कर्तव्य, ठीक है ना? तो मूल कर्तव्य यहाँ पर 11 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 123वां प्रश्न होगा। तो कहता है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था, है ना? 123 का जो है भारत शासन अधिनियम 1919। क्या है इसका आंसर? भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए 124 पर चलेंगे। संसदीय समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 125वां प्रश्न होगा। कहता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान की किस अनुसूची से है ना? तो ये जो है 7वीं अनुसूची से है ना? क्या है? तो 7वीं अनुसूची से है। चलिए 126 नंबर का कहता है कि मेघालय भारत का कौन क्रम का राज्य बना था? ठीक है, तो वो 21वां बना था। मेघालय भारत का कैमा राज्य हो गया? तो वो 21वां राज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 127 नंबर प्रश्न होगा। आइए देखते हैं इसको क्या कहता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 32A से संबंधित सभी सही तथ्यों का चयन करिए, है ना? तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। ये सही है, ठीक है। अगला कहता है कि इसे 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरसित किया गया। ये भी सही है। और अगला कहता है ना, कि इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों की सांविधिक वैधता की अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता है। तो ये भी सही है। मतलब इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 128 नंबर प्रश्न होगा। और 128वां प्रश्न हमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है ना? तो ये जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 129 नंबर
कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर एक सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ना। तो ये जो है आपका कहता है कि अवतल गोलीय दर्पण है, ये सही है ना। और कहता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, तो ये नहीं होगा। और यह एक अभिसारी दर्पण है, तो ये भी सही है। अर्थात 129 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए 130 नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, गलत कथन को खोजना है 130 में, ठीक है ना। तो कहता है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है, तो ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो ये गलत है ना। तो हमसे गलत ऑप्शन पूछा गया था, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 131 नंबर प्रश्न कहता है कि ताइवान को किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। तो ये जो हुआ है अमेरिका से, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर पर हम लोग चलते हैं और कहता है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। चलिए, तो दूसरा कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सही है आपका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, ये आपका सही है। जबकि मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ये गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है। तो 133वां प्रश्न जो है हमें कहता है कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये जो है उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 134वां प्रश्न है और कहता है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं कहता है कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ये सही है, ठीक है। और बाद बाकी ये सब जो है ये गलत है। चलिए 135वां नंबर पर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या और देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे, है ना। तो इसका जो हो जाएगा कि आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, तो ये तो सही है ना, ऐसा करना हमें चाहिए। और देखिए कहता है सीढ़ियों का जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना, ये भी सही है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये भी सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखेंगे तो 135 का ए हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 136 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है। तो 28 मई 2023 को किया गया है, ठीक है, 28 मई 2023 को किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि 137वां प्रश्न है। निम्नलिखित पर कहता है कि विचार कीजिए, है ना। 137 नंबर में ये देखिए, तो 137 नंबर जो हमारा प्रश्न कहता है ये आप देख सकते हैं, नीचे भी ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया है, तो ये सही है ना। और उसका कहता है कि नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों ने मदद की है, तो नहीं, ये गलत है। तीसरा कहता है कि सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाने में किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। और चौथा जो कहता है कि
इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाना है, तो ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 138वां प्रश्न पर चलेंगे कि भारत का ऐरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्न में से क्या है। तो ये जो है भारत का एक सुपर कंप्यूटर है ना। ये क्या है? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला प्रश्न 139 नंबर कहता है, ये कहता है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, इसमें से गलत विकल्प का चयन हमको करना है। ठीक है, तो कहता है कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, ये सही है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, तो नहीं, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा गलत वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 140 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 140 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, इसमें भी गलत को चुनना है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये सही है। ठीक है, जबकि कहता है दूसरा कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, तो नहीं, एक दिशीय। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती है और चालनी नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये भी सही है। जल की गति साधारण भौतिक बलों द्वारा होती है, भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी सही। यानी हमें गलत खोजना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण कृषि, यानी खाद्य प्रसंस्करण और कृषि। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, तो जो कि 142वां प्रश्न है, देखते हैं। क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो ये जो होता है प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी। तो ये 1882 में पहली बार वो जेल गए थे, कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, यानी 143 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 144 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए लिस्मेनिया। ठीक है, तो लिस्मेनिया में होता है द्विखंडन, और दूसरा हमारा क्या है, तो ईस्ट है। तो ईस्ट में जो होता है वह होता है यानी कि मुकुलन के द्वारा, है ना। प्रजनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। और उसके बाद कहता है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, और हाइड्रा में क्या हो जाएगा, तो आपको हाइड्रा में जो हो जाएगा वह पुनर्जनन। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 145 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, तो नहीं, गलत। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, दाब आरोपित करके टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो सही। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये भी सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि केवल एक, हमें गलत ढूंढना था। ठीक है ना, सत्य नहीं है बोला गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। 146 नंबर प्रश्न को देखेंगे, और कहता है कि भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को, ऑप्शन नंबर बी। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है ना। तो ये जो हुआ है 7वें मंडल में हुआ 10 राजन युद्ध का उल्लेख। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो ये बन गया है इलिनोइस टेक। इलिनोइस टेक जो है ये अमेरिका का पहला यूनिवर्सिटी है जो भारत में कैंपस को स्थापित अपना करेगा। 149 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है। तो
तो ये महाराष्ट्र का रहा है। किसका रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। 150 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का जो है गठन किया गया था? एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी। मात्र 18 जिला को मिलाकर के जो है झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो दोस्तों आज हमने पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया है ना। आप इसे अच्छे से वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको इन प्रश्नों को जवाब आसानी से आपको याद हो जाए, है ना, और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। मेरा यही प्रयास रहेगा। तो फिर हम अगले वीडियो में अगले सेट को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।